अगर चोर कोतवाल से मिल जाए तो नुकसान सिर्फ अवाम का ही हो सकता है, आपका नुकसान और मेरा नुकसान। और पाकिस्तान के पेट्रोलियम सेक्टर में बिल्कुल ये ही हुआ है। ये कहानी शुरू होती है जून 2020 में, जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम की एक शॉर्टेज हो जाती है। अवाम परेशान तो हुकूमत परेशान, और सवाल उठाया जाता है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और किसकी जिम्मेदारी थी इसको रोकना। जाहिर है कि ये सिर्फ सवाल नहीं पूछे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान और कैबिनेट डिवीजन ने एक इंक्वायरी रिपोर्ट का ऑर्डर पास किया कि इसकी जड़ तक पहुंचे कि मसला कहां से शुरू हुआ था और बल्कि ये कितना गहरा मसला है। अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट 150 सफ़ों की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। और ये 150 सफ़े जो हैं ये एक पूरी दास्तान है नाअहली की और करप्शन की। इतने खौफनाक इसमें इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बल्कि इल्ज़ामात तो नहीं है, फाइंडिंग्स इसमें इतनी खौफनाक हैं कि जो सिफारिशात पेश की गई हैं इंक्वायरी कमीशन की जानिब से, वो ये हैं कि ओगरा यानी कि कोतवाल ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को ही खत्म कर दिया जाए 6 महीनों के अंदर अंदर। उसके साथ साथ सख्त कार्रवाई की जाए उन ऑफिशियल्स और अफसरान के खिलाफ जो इस पूरे क्राइसिस और इस पूरे फ्रॉड में, मैं फ्रॉड का ही लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, में मुलव्विस थे, बिलखसूस डीजी ऑयल और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन। और जाहिर है कि इसके साथ साथ वो रिटेल आउटलेट्स जिनके ऊपर इन लोगों ने रेगुलेट करना था, लेकिन जिनके साथ ये मिले हुए थे और नुकसान किया पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान की अवाम का। ऐसी क्या बातें हैं इस रिपोर्ट में? कितना टीका लगा? ठीक ठाक टीका लगा है सर। अभी हम टीके पे बात करते हैं। बिलियंस का टीका है, बिलियंस का टीका है, लेकिन वो सिर्फ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट की है। ये है तकरीबन 2 दहाइयों की दास्तान। डीजी ऑयल, डायरेक्टर जनरल ऑयल खलीक साहब, इनका बार बार इसमें जिक्र आता है। और इनफैक्ट अगर आप इसकी जो रिकमेंडेशंस है पढ़े, उसमें तो ये लिखा गया है कि इनको एक तो हटाया जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। इनका जो इसमें किरदार रहा है, मैं थोड़ी सी आपको 1-2 चीजें इसमें से पॉइंट आउट करता हूं, फिर मैं आपको ओपिनियन लेता हूं कि जैसे कि आपको ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं उनके पास 20 दिन का स्टॉक होना जरूरी था जनवरी-जून 2020 से। और इसकी मकसद जाहिर है ये है कि अगर कोई कमी पड़ रही है तो आपके पास एक इमरजेंसी स्टॉक होना चाहिए। लेकिन 90% जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके पास ये स्टॉक नहीं था और डीजी ऑयल ने कुछ नहीं कहा। फिर जब वक्त आया कि आपने रिफाइनरी से ऑयल उठाना था, वो नहीं उठाया गया। और फिर एकदम जब ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही थी तो इंपोर्ट पर बैन कर दिया गया। इन सारी चीजों को अगर हम इकट्ठा लें तो पाकिस्तान की आवाम को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा एज अ रिजल्ट ऑफ दीज डिसीजंस? सर बेसिकली तो आपने देखा कि पूरे मुल्क में जो रिटेल स्टेशन थे उनके ऊपर लंबी लंबी लाइनें लग गई, और लोगों को जब पेट्रोल चाहिए था तो उनको पेट्रोल नहीं मिल रहा था, जो किसी को डीजल चाहिए था तो डीजल नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली जो पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो ब्रेक डाउन कर रहा था। और उस वक्त यानी हर बंदा ये कोशिश करता है, जो रिटेल आउटलेट वाला है वो भी, और जो ऑयल कंपनी है वो भी, और जो रिफाइनरी है वो भी, कि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें। लेकिन इसके साथ यानी जो पॉलिसी लेवल के ऊपर जो एक्शन होना चाहिए था उसके ऊपर भी गवर्नमेंट यानी प्रिपेयर्ड नहीं थी कि जी वो डिसीजन फौरी तौर के ऊपर ले। और एक तो ये साइड है ना कि जी आपके पास स्टॉक्स पूरे नहीं है तो उनको स्टॉक्स पूरा किया जाए और उसकी बेसिस के ऊपर अरेंजमेंट्स की जाए। लेकिन उसके साथ जो पॉलिसी इनिशिएटिव होना चाहिए था कि जी इस रिडक्शन को देखते हुए कीमतों को कैसे एडजस्ट किया जाए कि इस तरह की शॉर्टेज सिचुएशन ना हो, वो भी नहीं हुआ। और जो 25 मार्च इनफैक्ट एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था, जब एक ऑर्डर हुआ कि जी ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर आप बैन लगा दें, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक रिफाइनरीज है उनके पास स्टॉक बढ़ गए। ये जो क्राइसिस था ये कोई आज की बात नहीं है, ये तकरीबन पिछले 2 दहाइयों से ब्रू कर रहा था, बिलखसूस 2016 से। मेन फाइंडिंग्स इस रिपोर्ट में क्या है कि किस तरह ओगरा ने कोलूड किया है ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ। जी सर बेसिकली
मैं वहां से शुरू करूंगा कि आपको याद होगा इसी किस्म की शॉर्टेज का जो मसाइल थे वो 2015 में भी हुए जी। और उस वक्त से मेरा ख्याल था और शायद सारे पाकिस्तानियों का ये ख्याल होगा कि जी उस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए जो उस वक्त शॉर्ट कमिंग्स थी वो 2020 तक जाके वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए थी। 5 साल बड़ा अरसा होता है बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि बिल्कुल एग्जैक्टली वही सिचुएशन दोबारा क्रिएट हुई, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, ओगरा और इनके साथ जो एसोसिएटेड इदारे थे वो सारे वर फाउंड अनप्रिपेयर्ड और उनको आइडिया ही नहीं हुआ कि इतना क्राइसिस पैदा हो रहा है, जबकि ये तकरीबन सबको पता था कि जी कीमतें गिर रही हैं और जब कीमतें गिर रही हूं तो जो ऑयल कंपनीज हैं वो ऑब्वियसली अपना नुकसान कम करने के लिए वो इंपोर्ट्स कम करेंगी, वो प्रोडक्शन कम करेंगी और उसकी वजह से ताकि आपने उनके जो इन्वेंट्री लॉसेज है वो कम से कम किए जाए। लेकिन हमने देखा कि जैसे ये जो इंक्वायरी कमीशन है उसने पॉइंट आउट किया कि इस दौरान ये जो स्टेक होल्डर्स थे ये एक दूसरे को ब्लेम करते रहे और ओगरा ने जिसने रूल्स बना के इनके इस सारे स्टॉक्स को लुक आफ्टर करना चाहिए था, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, वो 14 साल से उन्होंने वो रूल्स बनाए ही नहीं। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने समझा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस हद तक है कि जब हम लाइसेंस देते हैं तो हमारे पास जो यानी कैपेसिटी है स्टोर करने की वो हमारी जरूर रिक्वायरमेंट है कि जी वो पूरी करें और उसमें जो प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करना कंपनियों का काम है और उसके ये इंश्योर करना कि जी वो जो स्टॉक्स है वो कंजम्पशन के हिसाब से पूरे हैं। ये जिम्मेदारी ऑयल मिनिस्ट्री की है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की है। इन दिनों पाकिस्तान की जो स्थिति है उसे बरनूल की जरूरत है, क्योंकि जल इतना रहा है, वो इतनी जलन हो रही है उसको, उसकी गुर्दों में आग हो गई है, उसके तन मन अंग अंग फड़का, कहते हैं ना देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, कुछ वही हाल हो गया है उसका भी। क्योंकि जहां से भी देखे उसको, सऊदी अरब हो गया, वो कह रहा कि हमारे पैसे वापस कर, कतर ने उसको गैस देना रोक दिया, चीन जो है वो उसको लोन दे रहा है पर उस लोन के बदले में पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है। सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि दुनिया के जितने भी देश हैं जो कि पाकिस्तान को लोन देते हैं, तुर्की का भी एग्जाम्पल है। तुर्की ने लोन जो दिया था उस लोन में बाद में पता चला कि उस लोन को देकर ही तुर्की ने ये कहा था कि अब गाड़ियां हमसे ही खरीदेंगे, जो कुछ मशीन्स वगैरह खरीदनी थी। बाद में पता चला कि वो मशीन्स जो हैं वो तो थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड निकली, हार्डली 2 या 3 साल में ये मशीनें टूट फूट गई। इस टाइप की जो सिचुएशन है उसकी, उस सिचुएशन ने ग्लोबली मतलब कि जो बेइज्जती मारना कहते हैं ना, एक गरीबी में आटा गीला, वो वाली हाल हो गई है उसकी। वैसे ही कंगाल हो रखा है। कोरोना काल में पाकिस्तान की जो आय है यानी इनकम जो है, जो कि इनकम टैक्स वगैरह से होती है, वो 40% कम हो गई है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 40% अगर किसी भी देश की जो इनकम है वही कम हो जाए और उसको ग्लोबली कोई लोन दे ही ना रहा हो, चीन जो कि उसको लोन देता है बड़ी मुश्किल से, वो किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे देता है सबको पता है। पहले जमकर चुदाई करता है, उसके बाद उस चुदाई का जो जिस तरह से होता है लोन वो देता है। ये सबको पता है कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है चाइना को इन रिटर्न, हर कोई जानता है। बहुत बार एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान में। इसके अलावा पाकिस्तान की हैसियत क्या है चीन के आगे, या फिर पाकिस्तान के साथ इस समय ग्लोबली जितने भी देशों, चीन को छोड़ दिया जाए तो, चाहे सऊदी अरब वगैरह हो गए जो उसको पहले बड़े पैमाने पे पैसा देते थे, या फिर जो बैंक वगैरह हो गए, IMF वगैरह हो गए, वर्ल्ड बैंक, ADB, ये सारी जिससे कि पहले पाकिस्तान को लोन मिल जाता था, इन सब ने पाकिस्तान को लोन देने बंद कर दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इनको कोई नज़र ही नहीं आता तरीका जिस तरीके से पाकिस्तान कल कोई कर्जा उनको चुकाएगा। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो खजाना है, जो कि पहले ही खाली था, वो और भी खाली हो गया है। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो कुछ लोग थे जो कि पहले कहते थे कि हमारी इकॉनमी बहुत बेहतर हो गई, ये इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है, ये हो गया वो हो गया, उनकी इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक नहीं बल्कि बैक टू बैक फ्लॉप हो रही है। पहले ही फ्लॉप थी, बीच में उन लोगों ने अपनी इकॉनमी में बहुत कुछ कहा कि हम ये इंजेक्ट कर रहे हैं, वो इंजेक्ट कर रहे हैं, उनको लोन सडनली ऑल ऑफ अ सडन मिलने लगे थे, तो सबको लगा था कि शायद एक लेवल पे जाके, मतलब कि आज तो नहीं 10 साल बाद जाके या 5 साल बाद जाके पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो कर सकेगी।
लेकिन वो सब धड़ा का धड़ा रह गया। ऐसे में 40% इनकम ही कम हो गई है उनकी। यानी पहले से ही जो भिखारी है उसको बड़ी मुश्किल से जो उसके कटोरा में 2-4 रुपए भीख मिलनी थी, वो भीख भी